हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात हरित गृह प्रभाव के बारे में कि हरित गृह प्रभाव क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो हम सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आए दिन अखबारों में, समाचारों में, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। तो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्यों उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों को हम विस्तार से इसका कंसेप्ट को समझेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये देखिए पृथ्वी पर सूर्य का किरण जब पृथ्वी पर पड़ रहा है तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले इसके टर्म को हम लोग समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करने के लिए कुछ गैसें जिम्मेवार हैं। कुछ तो प्राकृतिक गैस है और कुछ मानवीय कारणों से उत्पन्न गैस है, और इन्हीं के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके कारण लगातार आए दिन गर्मी की बढ़ोतरी हो रही है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज जैसी परिणाम सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। तो होता क्या है कि ठंडे प्रदेशों में खेती करना लगभग मुश्किल होता है। कुछ खास प्रकार के वृक्ष ही वहाँ पर उग पाते हैं, चाहे कोनिफेरस प्लांट हो या फिर जो अल्पाइन टाइप के जो वृक्ष होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर खेती करना हो, फल और सब्जियों की खेती करना हो, तो कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर एक इस प्रकार का कांच का घर होता है। ये बर्फीले प्रदेशों में इस प्रकार से कांच का घर होता है, और इस घर की एक खासियत होती है कि बाहर का तापमान अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जिसके कारण यहाँ पर उन फलों और सब्जियों को उगाया जाना संभव हो जाता है जिन्हें आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में जिसकी खेती नहीं की जा सकती है। तो ये क्या है कि बाहर का तापमान कम रहने के बावजूद भी ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस यानी हरा घर, तो इसके अंदर का तापमान ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, इसके लॉजिक को हम समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि किस तरह से इसमें खेती होती है। तो ये देखिए, ये ग्रीन हाउस है, और ये ग्रीन हाउस में अंदर का तापमान अधिक रहने के कारण, यानी फल और सब्जियों के अनुकूल रहने के कारण फलों और सब्जियों को उगाया जा रहा है, और इसी के कारण इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब ये कार्य कैसे करता है उसको हमें देखना है। फिलहाल समझिए ग्रीन हाउस है क्या। तो ठंडे प्रदेशों में फल तथा सब्जियों की खेती के लिए एक गर्म घर है। गर्म घर मतलब है कि अनुकूल गर्मी, यानी -10 डिग्री, 20 डिग्री या -5 डिग्री तापमान पर तो फलों और सब्जियों को उगाया जा नहीं सकता है। उसके लिए तापमान चाहिए, आदर्श तापमान चाहिए। तो कितना तापमान चाहिए, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के आसपास का तापमान चाहिए, ताकि उसमें फल और सब्जियों की खेती किया जा सके। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो देखिए, तमाम सारे जो ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ पर एक इस प्रकार का घर होता है, और इसका जो दीवार होता है और जो छत होता है वो कांच का बना होता है, या फिर पॉलीथीन का बना होता है, या फिर जो हार्ड वाला जो प्लास्टिक होता है पॉलीकार्बोनेट, उसका बना होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि जब सूर्य की किरण यहाँ से चलकर, ये चूंकि कांच का जो या पॉलीथीन का या पॉलीकार्बोनेट का जो दीवार और छत है, तो ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे सूर्य की किरणें इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो सूर्य की किरण जब प्रवेश करती है तो ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्रवेश करती है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। परंतु इस कांच को पार करते ही ये सूर्य का जो किरण है, जो सनलाइट है, उसका नेचर बदल जाता है, और ये हो जाता है लॉन्ग वेवलेंथ वाला, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले ये किरण हो जाते हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले, यानी लॉन्ग वेवलेंथ, जो कि इस कांच की दीवार को पार नहीं कर पाता है, यानी यहीं पे रुक जाता है। अब लगातार सूर्य की किरणें आने के बाद
जो धरती क्या करता है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, खास करके बर्फीले इलाकों में और भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है तो वातावरण में चला जाता है। परंतु यहाँ पर इस कांच के दीवार द्वारा या कांच के छत द्वारा रोक लिए जाने के कारण अंदर का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। यानी अगर बाहर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर का तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यहाँ पर खेती करने के लिए अनुकूल माहौल हो जाता है और यहाँ पर फल और सब्जियों की खेती किया जाता है। क्योंकि ये तमाम सारे ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ जमा हुआ इलाका है तो पूरा जो इलाका वाइट है, सफ़ेद सा चादर बिछा हुआ है, बर्फ़ का चादर बिछा हुआ है। और इसमें दूर से देखने के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि हरा भरा दिखाई पड़ता है। तो इसी कारण से इस ठंडे प्रदेश में बर्फ की सफ़ेद चादरों से लिपटा हुआ इलाकों में एक जो घर होता है जो हरा भरा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। और यही प्रभाव जब हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होता है तब उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। कैसे होता है इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, तो वो वायुमंडल से घिरा हुआ है। पूरा पृथ्वी पर वायुमंडल की कई परतें पाई जाती है, जैसे ट्रोफोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर, ये तो हम जानते हैं। और ये हमारे पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रहता है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन जीने लायक आवश्यक तापमान मौजूद रहता है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा वायुमंडल की परत है, वो लगातार सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करता रहता है। सूर्य की किरणें जब यहाँ से सूर्य की किरणें जब चलती हैं और यहाँ पर आके अर्थ से टकराती है तो वही होता है कि चूंकि ये लघु तरंग दैर्ध्य वाली किरणें अर्थ से यानी पृथ्वी से टकराने के बाद जब फिर इसका रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है तो ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है और ये फिर जो है इस वायुमंडल को भेद नहीं पाती है, कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में निकलता है और बाकी यही वायुमंडल में लगातार जो है इसकी गर्मी बढ़ती रहती है वायुमंडल की। और यही कारण है कि पृथ्वी जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव उसके कारण से उत्पन्न होता है और होता रहता है। और यह एक अच्छी बात है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जो वातावरण जो गर्माहट रहती है, जिसके कारण से जीवन के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण होता है और उसी कारण जो यहाँ पर हम लोग जीवन है, जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी प्रकार के हैं, इसी कारण से हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, तो ये जो खास गुण जो होता है, जो इसका सनलाइट को ऑब्जर्व करके यानी उसका सूर्य की किरणों को अवशोषित करके और लगातार पृथ्वी की गर्मी बढ़ाते रहने का जो कार्य करता है, उसके लिए कुछ खास गैसें जिम्मेवार है और ये गैसें प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में मौजूद होता है। परंतु इन गैसों को अगर हम मानवीय कारणों से कृत्रिम तरीके से जब बढ़ा देते हैं तो पृथ्वी पर जो जीवन के लिए आवश्यक तापमान चाहिए उससे अधिक बढ़ोतरी होने लगता है और ये बढ़ोतरी 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री हो जाने पर क्या होता है, पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है, जिससे जो है जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो ये जो प्राकृतिक गैसें हैं, तो कुल मिलाकर 4-5 गैसें हैं, जिनमें से वाटर वेपर है जो जलवाष्प है, हमारे वातावरण में हमेशा मौजूद रहता है, चूँकि सूर्य की किरण लगातार जो है पानी को भाप बनाकर उड़ाते रहती है, तो ये हमारे वायुमंडल में मौजूद रहता है। दूसरे नंबर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, जो कि ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है या फिर हम लोग जो सांस के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके कारण से होता है। फिर मीथेन गैस होता है, ठीक है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लॉफिंग गैस भी कहा जाता है, और ओजोन। ये जो 5 गैस है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर मौजूद होता है और यही रूप से जो सूर्य की किरण है, जो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और फिर पृथ्वी से टकराने के बाद जब वो वापस जाता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में, तो उसको वो अवशोषित कर लेता है, वायुमंडल से नहीं जा पाता है और इसी कारण जो है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल से अब जैसे ही बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ पूरा ठंडा वातावरण मिलेगा और किसी प्रकार की कोई जो है जीवन के लिए अनुकूल दशा नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे लिए बिल्कुल जो है
वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उसी के कारण हम लोग पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। ये देखिए इस तरह से कंबल की भांति जो है ये चारों तरफ से जो गैस है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैस भी सम्मिलित हैं, वो इस तरह से लपेटे रहते हैं। और यही है ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि यही प्रभाव जो है ग्रीन हाउस जो ठंडे प्रदेशों में होता है वहाँ कृत्रिम रूप से उत्पन्न कराया जाता है। अब किस तरह से काम करता है, तो देखिए ये आप सोलर रेडिएशन है और ये वायुमंडल का परत है, जैसा कि हमने बताया कि कंबल की भांति लपेटे हुए हैं ताकि आवश्यक गर्मी प्रदान कर सके। तो यहाँ से सूर्य की किरण आया और यहाँ से यहाँ आया और फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ कि ये जो वायुमंडल है ये जो है पूरा अवशोषित करने लगा, इसके जो है वायुमंडल तापमान को अवशोषित करके इसका तापमान को लगातार बढ़ा रहा है। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आ रहा है सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेवलेंथ है, लेकिन ये जब बाहर जाएगा तो लॉन्ग वेवलेंथ, तो ये जो है गर्मी को बढ़ा रहा है, ठीक है। वही है सारी जगह। इन चीज़ों को आप देख लीजिए कि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं उसको वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल आने तो देती है, परंतु यही सूर्य का किरण दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले में जब बदल जाती है तो इसको वापस जाने से रोक देता है और ये पृथ्वी के वायुमंडल की गर्मी को बढ़ाते रहता है। अब आइए कि दिक्कत क्या है। अच्छी बात है कि प्राकृतिक रूप से कुछ गैसें हैं जो कि जिन 5 गैसों के बारे में हमने चर्चा किया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, मीथेन है, ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 4-5 गैसें हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है और वो सूर्य की किरणों को लगातार अवशोषित करके तापमान को बढ़ाते रहता है ताकि हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाए। परंतु दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम मानवीय कारणों से, जैसे औद्योगिकरण के बाद जिस तरह से कारखाने कल कारखानों में वृद्धि हुई है, सड़क पर मोटर गाड़ियों में वृद्धि हुई, हम जिस प्रकार से प्रदूषण जो है फैला रहे हैं, हम ऐसे ऐसे यंत्र बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक यंत्र, जिससे कि विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है और उन गैसों के कारण से हमारे जो वायुमंडल में एक बैलेंस्ड गैस था, ग्रीन हाउस गैस था, उसको अनबैलेंस कर रहा है, यानी उसकी मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है? तो हम कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली धुआं जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा तो दे ही रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ रहा है, मीथेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। परंतु और भी कुछ ऐसी गैसें हैं जो हम इस औद्योगिकरण के दौरान मानव ने अपने सुख सुविधा के लिए जिन चीज़ों को बनाया, जैसे रेफ्रिजरेटर बनाया, फ्रिज बनाया, तो वहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर दे रहा है। तो वैसे कौन कौन सी गैसें हैं? तो ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर परफ्लोरोकार्बन है, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और ये नाइट्रोजन फ्लोराइड है। तो ये जो 5 गैसें देख रहे हैं ये कृत्रिम रूप से बिल्कुल जो है मानवीय है और ये क्या करता है कि इस तरह का जो वातावरण में संतुलित ग्रीन हाउस गैस था उसकी मात्रा को इस तरह से बढ़ा देता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्रीन हाउस गैस का एक अलग से भी लेयर बना देता है। तो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को जो पृथ्वी के लिए आवश्यक था, जितना अवशोषण करना था, और उससे ये ज़्यादा अवशोषित कर रहा है। यानी क्या होता है कि सूर्य की किरण जब लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथ्वी पर आ रहा है तो आने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो पूरी तरह से नहीं रोकता है, बल्कि कुछ मात्रा में ये रोकता है। लेकिन जब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अधिक रहेगी तो ये ज़्यादा जो है किरण को रोकेगा, ज़्यादा सूर्य की किरणों को रोकेगा और इसके कारण से यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक बढ़ेगी। ये देखिए मानवीय एक्टिविटी है, जैसे फैक्ट्री है, मोटर गाड़ी है, विभिन्न प्रकार के कल कारखाने हैं, इससे जो गैस निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सारे जो फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, इसके कारण से ग्रीन हाउस का लेयर में वृद्धि हो रहा है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ये सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर जो आवश्यक गर्मी चाहिए उससे अधिक गर्मी उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए इस तरह से कारखाने जो हैं, ये कारखाने, इनकी चिमनियाँ, इनसे जो निकलने वाली धुआं है, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि
ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है उसमें 60 से लेकर 80% तक इसी का योगदान होता है। दूसरा नंबर पर मीथेन है, तो मीथेन का भी योगदान लगभग जो है 10 से 20% है, परंतु इसकी जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना अधिक होता है। तो मीथेन भी काफ़ी खतरनाक गैस है। और जल वाष्प में जो मौजूद है हमारे पृथ्वी, तो वो भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। तो ये तो खैर प्राकृतिक रूप से इसका कोई निदान नहीं है। इसके अतिरिक्त नाइट्रस ऑक्साइड जो लॉफिंग गैस है ये भी मात्रा बढ़ाती है। और इसके अतिरिक्त कुछ फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। तो इसका हमने जिक्र किया तो कि सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, परंतु CFC पर चूंकि बैन लग गया है तो इसके प्रतिस्थानी के रूप में कुछ गैस है, जैसे HFC है, फिर PFC है और फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये सभी गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का जो लेयर है, जो पृथ्वी पर मात्रा होनी चाहिए उसको बढ़ा रही है और जिसके कारण से गर्मी बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, इनकी चिमनियाँ, ये एक तरह से जहर है और ये जो है प्रदूषण तो फैला ही रही है ये जो है। और ये वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण से पर्यावरण का प्रदूषण तो हो ही रहा है और साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो गैसें हैं इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस की संज्ञा देती है, जो लगातार पृथ्वी को गर्म कर रही है। ये रोड पर चलने वाली वाहनों की कतार में जो वृद्धि हो रही है, ये कूड़े कचड़े से लेकर फैक्ट्री से निकलने वाले सीवेज, मलबे, ये सारे कारण हैं। इस तरह से देखिए कूड़ा कचरा, इन कारणों से ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो रही है, चूँकि ये ग्रीन हाउस गैसों को उगल रही है। अब आइए हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो कितने प्रकार के ग्रीन हाउस गैस है। यूँ तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या लगभग 20 से अधिक है, परंतु सबसे प्रभावी, जो सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, उन गैसों को हमने यहाँ आपको गिनाया है। अब कुल 10 गैस हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसको भी मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें हैं जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में पहले से ही उपलब्ध है ताकि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव रहे और वातावरण में गर्मी रहे। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है और फिर जलवाष्प है और फिर ओजोन है, ठीक है। परंतु इनकी जितनी मात्रा रहनी चाहिए, हम मानव क्या है कि जिस तरह से अपनी सुख सुविधा के लिए, जिस तरह से विज्ञान का आविष्कार हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई, तो इसमें भी वृद्धि हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मीथेन की भी मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जलवाष्प तो चलिए ठीक है, ओजोन भी अपना ठीक है, परंतु ये 3 को कहीं ना कहीं हम मानव बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त हमारे एक्टिविटीज से पृथ्वी पर मानवीय कारणों से भी उत्पन्न कुछ गैसेज हैं जो कि हमारे जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पहला देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये HFC, ये सारे फ्लोरिनेटेड गैस हैं ये 3, ठीक है। फिर जो है आपका परफ्लोरोकार्बन है PFC, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6 और फिर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है NF3। तो ये 5 गैस है जो मानवीय कारणों से उत्पन्न हो रहा है और इसका प्रभाव भले ही कम हो, परंतु ये जो है बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और उससे जो है पृथ्वी पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। कैसे हो रहा है कि अगर जो है नेचुरली अगर देखें कि अगर पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अगर बैलेंस रूप में है, तो बैलेंस रूप में अगर रहेगा तो इस तरह से रहेगा कि सूर्य जो है आवश्यक किरण आ रहा है, ठीक है, पृथ्वी उसको जितना रखना चाहिए उतना रख के और बाकी को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, कुछ जो है यहाँ पर रुक जा रहा है, वायुमंडल अवशोषित कर रहा है और पृथ्वी पर जितना गर्मी होना चाहिए जीवन की अनुकूल दशाओं के लिए उतना गर्मी यहाँ मौजूद है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये बाहर हो जा रहा है। परंतु जब जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा यहाँ पर बढ़ रहा है, खास करके CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और इसके अतिरिक्त जो फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, तो वो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसके कारण क्या होगा कि ये सूर्य की किरणें जो आ रही पृथ्वी पर,
और यहाँ से जो परावर्तित हो रही है, तो अधिकांश किरणों को इसको ये बाहर जाने ही नहीं देगा, जिसके कारण ये इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और उनकी जो सहयोगी गैसें हैं, ये बढ़ता रहेगा और बढ़ने के कारण ये वातावरण देखिए इस तरह से गर्म होता रहेगा, ये गर्म हो गया। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब देखिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है। कारण तो समझ लिए, अब परिणाम को समझिए कि परिणाम क्या होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता रहा, तो क्या होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि वैश्विक तापन, यानी पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी और इसे हम लोग नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को हम अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस क्लास से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है, निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी किताब से आप इसको पढ़ेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी विस्तृत रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये वैश्विक तापन में वृद्धि होगी और फिर जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वैश्विक तापन होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा। लंबे समय में जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मौसम में जो बदलाव होता है, यूँ तो छोटे छोटे अंतराल पर मौसम में बदलाव होते ही रहते हैं, परंतु लंबे समय पर यह देखा गया है, एक अध्ययन में बहुत सारे संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। आईपीसीसी का जो अध्ययन है, फिर यूएनएफसीसी का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, सीओपी वगैरह का जो बैठक होता है, उसमें देखा गया है कि लगभग 100, 150, 200 साल में पृथ्वी के जलवायु में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। और परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे जलीय जीवों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। गर्म पानी, समुद्री पानी गर्म होने के कारण समुद्री जल जीवों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जो तटीय प्रदेश हैं, जो तटीय शहर हैं, उनको डूबने का खतरा हो गया है। और ग्लेशियर के पिघल जाने के कारण जो है, जो पेयजल का है उसका संकट उत्पन्न होने वाला है। तमाम सारे कारण हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है। फिर जो है अगला है कि जैव विविधता का क्षरण हो जाएगा। जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हम पृथ्वी पर देखते हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। अभी एक चैप्टर हो गया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि जैव विविधता क्या है, क्यों इसका क्षरण हो रहा है, इसको बचाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं और पेड़ पौधे जो दिखाई पड़ते हैं, इसमें जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, तो वो किस कारण से लॉस हो रहा है। तो उसका लॉस का एक ये भी कारण है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है और उससे गर्मी बढ़ रहा है, जिसके कारण से जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। मानव स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार की खतरा उत्पन्न हो गया है। गर्मी बढ़ने से मच्छर बढ़ गई है और मच्छर के कारण मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी हो रहा है। मनुष्य का जो मेटाबॉलिज्म है, जो उपापचय है, वो प्रभावित हो रहा है। और चर्म रोग सहित जो है कई सारी जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों में वृद्धि हो रही है। तो ये मानव स्वास्थ्य पर खतरा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर संकट ही आ जाएगा अगर इन खतरों को रोका नहीं गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोका नहीं गया। तो लगातार गर्मी बढ़ते बढ़ते इतनी गर्मी बढ़ जाएगी जिसके कारण से जीवों पर इस तरह से संकट होगा कि ये देखिए बेचारा पोलर बियर है और किस तरह से गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है और ये अपना अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह से भयभीत होकर ये देख रहा है कि अब कोई क्या चारा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एंड सेव द अर्थ। ग्रीन हाउस जो गैसों हैं उसमें कमी लाइए और पृथ्वी को बचाइए। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कंसेप्ट। इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।